18 साल की उम्र में मुझे सड़क किनारे एक आवारा लड़की मिली जिसे शायद कोई नहीं चाहता था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके ठंडे स्वभाव को कभी नहीं पिघला पाया। बाद में जब उसका पहला प्यार सामने आया तो मुझे एहसास हुआ कि उसका भी एक कोमल पक्ष था। बस वो मेरे लिए नहीं था। उसे छोड़ते वक्त मैंने झूठ बोला कि अभी आता हूं, और फिर मैं कभी नहीं लौटा। 7 साल बाद हम एक फिल्म के सेट पर फिर मिले। अब ऑस्कर विजेता अभिनेत्री उसने मेरा हाथ पकड़ा। तुमने कहा था अभी आता हूं, तुम ठीक कहाँ गए थे? मैं इतना घबराया था कि मेरी हथेलियां पसीने से तर थीं। ऑस्कर विजेता क्लोवेंस मेरे पीछे सिर्फ 15 फीट दूर थी। अगर मैं पीछे मुड़ता तो सीधे उसी से टकरा जाता। मिस वेंस, अगला दृश्य एक पूर्व प्रेमी के साथ पुनर्मिलन का है। तुम्हें बिछड़ने का दुख और हिचकिचाहट दिखानी होगी। क्लो धीरे से हंसी। दुख? मुझे नहीं लगता। वो एक पूर्व प्रेमी है, उसमें दुखी होने जैसा क्या है? उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत और उदासीन थी। जब हम 18 के थे तो उसी आवाज से वो मुझेरेन कहकर बुलाती थी, कभी नरमी से, कभी तल्खी के साथ। मेरे पीछे बातचीत जारी थी। मुझे समझ नहीं आया कि सहायक निर्देशक ने क्या कहा, लेकिन क्लो की बेरुखी भरी आवाज साफ सुनाई दी। मैं अपने एक्स को बहुत पहले भूल चुकी हूं। मैं दोबारा पुराने रिश्तों में वापस जाने वालों में से नहीं हूं। उस एक्स के तौर पर जिसे वो वापस नहीं चाहेंगी, मेरी खुद को जाहिर करने की कोई मंशा नहीं थी। फिल्म खत्म होते ही हम अपनी राहें अलग कर लेंगे। मैं यही सोच ही रहा था कि अचानक एक सहकर्मी ने मेरा नाम पुकारा। क्या तुमने प्रॉप ढूंढ लिया? पीछे सब शांत हो गया। मैंने प्रॉप उठाया और जल्दी से वहां से निकल गया। क्लो ने पीछा नहीं किया। शायद उसने सुना नहीं, या शायद सुना और परवाह नहीं की। स्टूडियो सेट करते हुए मैंने सहकर्मी से कहा, मुझे अब रेन नहीं ईथन बुलाना। क्यों? रेन एक कूल नाम है, ईथन सुनने में ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। मैंने कहा। वो हंसा और उसने मेरा बहाना मान लिया। सहायक निर्देशक के तौर पर यह मेरी पहली फिल्म थी। टीम में शामिल होने से पहले ही मुझे पता था कि लीड एक्ट्रेस क्लोवेंस हैं। वो हॉलीवुड की रॉयल्टी थी जिसके पास आधे इंडस्ट्री के संसाधन मौजूद थे, और ऊपर से वो एक बेहतरीन कलाकार थी जिसने 25 साल की उम्र में ऑस्कर जीता था। मेरे लिए दुर्भाग्य से मैं उसका पहला प्यार था। मैंने काम लेने में हिचकिचाहट दिखाई थी, पर आखिरकार मैं ऐसा मौका गंवा नहीं सका। मैंने खुद से वादा किया कि मैं उसे मुझे पहचानने नहीं दूंगा, वरना मैं खत्म हो जाऊंगा। 7 साल पहले हमारा ब्रेकअप बिल्कुल भी गरिमापूर्ण नहीं था। मैंने खत में लिखा था, मुझे शुरू से पता था कि तुम हॉलीवुड खानदान से हो। मैं तुम्हारे परिवार की पोल खोलने के लिए तुम्हारे करीब आया था। सच तो यह है कि मुझे आवारा लड़कियां पसंद नहीं। मुझे प्यारी और कोमल लड़कियां पसंद हैं। फिर कभी मत मिलना। शब्द जितने कठोर थे, मैं उतने ही दुख के साथ वहां से भाग गया था। मुझे नहीं पता उस खत के बाद क्लो को कैसा लगा, लेकिन वो बदला लेने वालों में से थी, और अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मेरा करियर ब्लैकलिस्ट हो सकता था। क्लो वैंस पर्दे से कहीं ज्यादा खूबसूरत असल जिंदगी में दिखती है। उसके जीन्स लाजवाब हैं। सोचो उसके माता पिता कौन हैं, ऑस्कर विजेता रहे हैं। खराब दिन पर भी वो दूसरों से बेहतर दिखेगी, लेकिन मुझे उसका अंदाज पसंद है, इतना शालीन और तमीजदार। वो हाई स्कूल में प्रॉम क्वीन रही होगी, है ना? मैं दम घुटने जैसा महसूस करने लगा। क्लो प्रॉम क्वीन? बिल्कुल गलत। वो प्रॉम क्वीन नहीं, बल्कि वह दबंग लड़की थी जिससे हर कोई डरता था। मैं पहली बार देखना कभी नहीं भूल सकता। जोरों की बारिश हो रही थी और लोग सड़क पर भाग रहे थे, लेकिन वो ऐसे बैठी थी मानो मर चुकी हो। जब तक मैं पास नहीं गया, उसने ऊपर नहीं देखा, और जब देखा तो उसका अंदाज बहुत तीखा था। दफा हो जाओ। पर मैं दफा नहीं हुआ। इसके बजाय मैंने उसके सिर पर छतरी तान दी। वही थी क्लो और मेरी शुरुआत। मैंने अपना सिर झटका, यादों को दूर करने की कोशिश की। स्टूडियो में बहुत शोर था, इसलिए शांति पाने के लिए मैं सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। जैसे ही दरवाजा खोला, मैंने क्लो को अंधेरे में खड़े देखा। उसने मुझे ठंडी नजरों से देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले देखती थी। सीढ़ियां अंधेरी और शांत थीं। मैंने अपना सिर झुकाया और जाने लगा, लेकिन क्लो ने मुझे रोक लिया। यहाँ काम क्या है तुम्हारा? सहायक निर्देशक। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद डायरेक्टर झांग का एडी बनना काफी प्रभावशाली है। धन्यवाद मिस वेंस। कितने साल के हो तुम? 25। उसने हल्की आलसी हंसी हंसी। हम एक ही उम्र के हैं, और तुम मुझे मिस कह रहे हो। पहला एडी आपको मिस वेंस बुलाता है और वो 43 का है, तो दोबारा कहो। मैंने खुद को मजबूर किया। मिस वेंस। अंधेरे में मैं क्लो का चेहरा ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन लगा कि उसके होंठ मुस्कुराहट में मुड़ गए थे। वो एक ठंडी भावहीन मुस्कान थी जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। फिर भी मुझे उम्मीद की एक किरण दिखी। वो मुझे पहचान नहीं सकती थी। 7 साल पहले की तुलना में मैं बिल्कुल बदल चुका था। मैं एक दुबले पतले बच्चे से ऐसा बन गया था जिसे लोग शायद हैंडसम कहें। मेरे अपने रिश्तेदार भी मुझे मुश्किल से पहचानते थे। इस अंधेरे में उसका तो सवाल ही नहीं। आपको आराम करना चाहिए मिस वेंस। मैं वापस जा रहा हूं। रुको। उसने फिर रोका। तुम्हारा नाम क्या है? ईथन फोर्ड। क्या तुमने कभी कोई और नाम इस्तेमाल किया है? नहीं। क्लो चुप हो गई और मेरे शरीर पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। मेरा पुराना उपनाम रेन था। उसने मुझसे झूठ बोला था और अब मैं उससे बोल रहा था। लगता है हिसाब बराबर है। हाई स्कूल के पहले साल के बाद गर्मियों में मुझे क्लो सड़क के कोने पर मिली थी। उसने कहा कि उसके पास जाने की जगह नहीं है और न ही कोई परिवार है। मैंने यकीन कर लिया।
मुझे लगा वो मेरी तरह है, एक गरीब बच्चा जिसे कोई नहीं चाहता। जब मैं छोटा था मेरे माता पिता का तलाक हो गया, उन्होंने दूसरी शादी की और दोनों के नए बेटे थे। उनमें से कोई मुझे नहीं चाहता था, इसलिए मुझे अपनी आंटी के बेसमेंट में रहने भेजा गया। मैंने बचपन से ही आज्ञाकारी बनना सीख लिया, क्योंकि अच्छा रहने से कम खाना तो मिलता था। क्लो और मैं बिल्कुल विपरीत थे। मैं अंतर्मुखी और शांत था, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था। दूसरे साल में हम एक ही क्लास में थे। कोई नहीं जानता था कि उसका परिवार क्या करता था। अफवाहें थीं कि वो एक अनाथ है जिसके पास जाने को घर नहीं है। स्कूल में हम अजनबियों जैसे थे। कोई नहीं जानता था कि हर रात क्लो मेरी बेसमेंट की खिड़की खटखटाती थी। मैंने फर्श पर उसके सोने के लिए थोड़ी जगह खाली की थी। वो अगली सुबह आंटी के परिवार के उठने से पहले ही चली जाती थी, जैसे वो कभी आई ही न हो। क्लो अक्सर क्लास छोड़ती थी और हमेशा चोटिल दिखती थी। हर बार जब मैं उसके घावों का इलाज करता, वो शिकायत करती, रेन, क्या तुम थोड़े और कोमल नहीं हो सकते? मुझे बस रेन बुलाओ। ठीक है रेन, पर क्या तुम कृपया थोड़े और कोमल हो सकते हो? रेन मेरा उपनाम था जो मेरी स्वर्गीय दादी ने दिया था। मुझे यह अपने पूरे नाम से ज्यादा पसंद था, क्योंकि क्लो हमेशा मेरे फर्श पर डेरा डालती थी। मुझे अनजाने में लगा कि वो मुझसे भी ज्यादा दयनीय थी। इससे एक और भ्रम हुआ। जब टीचर ने मुझे अपनी किताब भूलने पर टोका, तो क्लो क्लास के पीछे से आगे आती और अपनी किताब मेरी डेस्क पर फेंक देती। मैं देर से निखरा था और दूसरे लड़कों से छोटा था, इसलिए दूसरी क्लास के बच्चे अक्सर मुझे परेशान करते थे। जब भी मैं खुद का बचाव करने में घबरा जाता, क्लो मेरे सामने आकर कहती, ये मेरे साथ है। मैंने गलती से सोचा कि हम एक ही मिट्टी के बने हैं। बाद में समझ आया कि कोई एक जैसी आत्माएं नहीं होती। क्लो हॉलीवुड रॉयल्टी थी जिसके पास बेशुमार जायदाद और स्पोर्ट्स कारें थीं। उसके एक जूते की कीमत मेरे पूरे सीजन के कपड़ों से ज्यादा थी। वो बस मुझे अपने परिवार को चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। मुझे कब पता चला? शायद उसी दिन जब लियाम हेस आया था। मेरे विचार कट गए। वापस स्टूडियो में एक बोबा टी मेरे हाथ में थमा दी गई। लियाम हेस फिर सेट पर आया है। वो सबके लिए बोबा लेकर आया है। देखो, हैंडसम अमीर आदमी और ऑस्कर विजेता साथ खड़े हैं। वो एक परफेक्ट जोड़ी हैं। मैंने उनकी तरफ देखा। क्लो अपना सिर झुकाए लियाम की बातें सुन रही थी। बाकी सबकी तरह मैं भी इस परफेक्ट नज़ारे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। अचानक मेरी नजरों को महसूस करते हुए क्लो ने मेरी तरफ देखा। मैंने तुरंत नीचे देख लिया। जब मैंने फिर ऊपर देखा, वो मुझे नहीं देख रही थी। ये जरूर मेरी कल्पना रही होगी। क्लो, शूटिंग खत्म होने के बाद मेरे साथ पेरिस फैशन वीक चलो। उसकी आवाज का लहजा बिल्कुल 7 साल पहले जैसा था और मैं ख्यालों में खो गया। हाई स्कूल में क्लो और मेरी दोस्ती पूरी तरह से प्लेटोनिक थी। हमारे एसेट्स के बाद गर्मियों में ही हम साथ आए थे। क्लो कभी स्नेहिल नहीं थी, न ही उसने मुझे दूर किया, लेकिन वो एक भी प्यारा शब्द कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वैसे कुछ मायनों में वो एक अच्छी गर्लफ्रेंड थी। वो काफी समझदार थी और हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि मेरी इज्जत बनी रहे। क्लोई ने मुझे कभी अपने दोस्तों से नहीं मिलवाया। एक बार मैं उसे सरप्राइज देने पूल हॉल गया तो उसका चेहरा तन गया और उसने चिढ़कर कहा, यहां दोबारा मत आना। उस वक्त मैंने ज्यादा नहीं सोचा, बस यही माना कि उसका स्वभाव ही ऐसा है। सब कुछ तब बदला जब लियाम हेज आया। महंगे सूट और एकदम परफेक्ट हेयर कट में वो मेरी दुनिया में किसी बिजली की कौंध की तरह आया। क्लोई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने अभी नई फेरारी खरीदी है, चलो एक चक्कर लगा आते हैं। फेरारी सुनते ही मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। लियाम ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें हैरानी से फटी हुई थीं। क्लोई, यह लड़का कौन है? नमस्ते, मैं क्लोई का बॉयफ्रेंड हूँ। मजाक कर रहे हो क्या? क्लोई तुम जैसे लड़के को पसंद करे, यह नामुमकिन है। मैं उसका होने वाला बॉयफ्रेंड हूँ। हमारे परिवारों के बीच रिश्ता तय है। किसने कहा? क्लोई का चेहरा तमतमा उठा और उसने लियाम को बाहर धकेल दिया। सख्त लहजे में उसने कहा, मैंने उसके साथ कोई रिश्ता तय नहीं किया है। उसकी दलील मुझे कमजोर लगी। बाद में क्लोई के माता पिता मुझसे मिले। तब मुझे पता चला कि वो सिर्फ हॉलीवुड की बड़ी हस्ती नहीं थी। उसका परिवार लगभग आधे मनोरंजन उद्योग को नियंत्रित करता था। क्लोई के अपने माता पिता के साथ रिश्ते बहुत खराब थे। उसने जानबूझकर एक प्राइवेट एकेडमी से पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया था और घर जाने से मना कर दिया था। उसके माता पिता अक्सर बाहर रहे थे और उस पर ध्यान नहीं देते थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या कर रही है। उस दिन बातचीत के अंत में उसके पिता ने मुझसे कहा, ईथन, शायद तुम नहीं जानते, लेकिन क्लोई बहुत विद्रोही है। वो तुम्हें सिर्फ हमें परेशान करने के लिए डेट कर रही है, इसलिए नहीं कि वो सच में तुम्हें चाहती है। उसने पहले भी ऐसा किया है। अगर यकीन न हो तो देखना कि वो लियाम के साथ कैसी है। वो उससे प्यार करती है, लेकिन बचपन के साथ की वजह से उसे अभी अपनी भावनाओं का एहसास नहीं है। ईथन, तुम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। बाद में मुझे समझ आया कि उसके पिता झूठ नहीं कह रहे थे। हालांकि वो हमेशा लियाम की शिकायत करती थी, लेकिन क्लोई उसके लिए बहुत सब्र रखती थी। एक बार लियाम मेरे गरीब होने का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन जैसे ही क्लोई आई उसका चेहरा परेशानी से भर गया। क्लोई, बारिश की वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। रैन, मैंने कहा था ना कि उससे मत उलझो। उस पल मुझे सब समझ आ गया।
बात यह नहीं थी कि वो ऐसा फूल थी जो खिल नहीं सकता, बल्कि यह थी कि वो मेरे लिए नहीं खिलने वाली थी। अगस्त के अंत में मैंने उनके माता पिता का ऑफर मान लिया। वो मेरी विदेश की पढ़ाई का खर्च उठाने वाले थे। मेरे जैसे इंसान के लिए शायद यह इकलौता मौका था। जाने वाले दिन मैंने क्लोई से कहा कि मैं चॉकलेट लेने जा रहा हूँ। क्लोई ने आदत के मुताबिक अपना वॉलेट निकाला। सबसे महंगी वाली लाना। मैंने मना कर दिया, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं बस अभी आया, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। और फिर मैं कभी वापस नहीं लौटा। उसके माता पिता के निर्देशानुसार मैंने एक क्रूर ब्रेकअप नोट छोड़ा, ताकि उसके मन में बची कुची उम्मीद भी पूरी तरह खत्म हो जाए। हमारा 3 महीने पुराना पहला प्यार पतझड़ के आने के साथ ही खामोशी से मुरझा गया। मैंने अपना नाम बदल लिया और स्कूल के सारे दोस्तों से नाता तोड़ लिया। उस समय मैं किसी को दिखाई भी नहीं देता था, सिवाय तब जब मुझे परेशान किया जाता था। मैंने पढ़ने के उस मुश्किल मौके को बहुत संजोया और खुद को बेहतर बनाया, नए नाम और नए अंदाज के साथ। और उसके माता पिता की मेहनत से मेरे निशान मिट जाने के बाद क्लोई के लिए मुझे ढूंढना नामुमकिन था। उसकी नज़र में मैं मर चुका था, लेकिन मुझे उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता रहा। मेरे जाने के बाद उसने कॉलेज के लिए 1 साल का ब्रेक लिया और NYU के टिस स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला ले लिया। डेब्यू के बाद उसका एक्टिंग करियर तेजी से ऊपर उठा। कैमरे के सामने वो बहुत ही शालीन और एलिगेंट लगती थी। उसकी मनमोहक मुस्कान ने फैंस का दिल जीत लिया। उस लड़की का अब कोई निशान नहीं था जिसे मैं कभी जानता था। मैंने सोचा, लोग बदल जाते हैं। मैं भी बदल गया था। दिन के अंत में मेरा शरीर थकान से चूर होता, लेकिन मेरे साथी जोश से भरे होते। वाह, यह शॉट लाजवाब है। क्या है? क्लोई वैंस की एक नई कैंडिड फोटो ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। मैंने झुककर देखा। एक अकेली कैंडिड फोटो ने भारी बहस छेड़ दी थी। यह उस सीन से है जहां वो अपने एक्स से टकराती है। उसकी आंखों में वो भाव देखो, यह अविश्वसनीय है। क्लोई किरदार में जान फूंक देती हैं। फोटो में क्लोई बिल्कुल सामने घूर रही थी। उसका अंदाज शांत और शालीन था, लेकिन उसकी आंखों में एक जंगली लाल ज्वाला जल रही थी। जिसने मेरा दिल रोक दिया वो था फ्रेम के कोने में धुंधला सा वो चेहरा जो उसकी नजरों के ठीक सामने था। वो मैं था। अगले दिन शूटिंग जारी रही। मेल लीड का एक्सीडेंट हो गया और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। दोनों लीड्स के बीच का यह सीन बहुत अहम था और देरी एक बड़ी समस्या बन गई थी। डायरेक्टर परेशान थे और उन्होंने क्लोई के शॉट्स पहले फिल्माने के लिए एक स्टैंड इन ढूंढने का फैसला किया। क्लोई ने स्टैंड इन खुद चुनने की जिद की। मैं भीड़ के आखिरी कोने में खड़ा था, पर उसकी नजरें सीधे मुझ पर पड़ी। उसे डायरेक्टर ने कोई ऐतराज नहीं किया और मुझे जल्दी से लीड एक्टर की ड्रेस पहनने को कहा। मुझे सिर्फ अपनी पीठ दिखानी थी, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट ने फिर भी मेरा चेहरा तैयार किया ताकि कोई गड़बड़ न हो। जब मैं क्लोई के सामने खड़ा हुआ तो वो एक पल के लिए खोसी गई। क्लोई ने मुझसे पूछा, क्या तुम नर्वस हो? कभी एक्टिंग नहीं की। तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बस सुनो, उसने कहा। थोड़ा रुककर उसने जोड़ा, अगर तुम तनाव में रहोगे तो शरीर सख्त हो जाएगा और कैमरे पर अजीब लगेगा। ठीक है, मैं शांत होने के लिए लंबी सांस ले सकता हूं। शुक्रिया सुश्री वेंस, अभी कैमरा मुझ पर होगा, तुम्हें बस मेरे डायलॉग्स सुनने हैं। और एक और बात, क्लोई ने बात अधूरी छोड़ी। मैंने ऊपर देखा। क्या बात है, मेरी चॉकलेट कहाँ है? उसने हर शब्द पर जोर देते हुए पूछा। उसकी आंखों में वही दीवानगी थी जो सालों पहले थी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। रैन, 7 साल हो गए हैं। अब तक तो तुम्हें इसे खरीदने का काफी वक्त मिल गया होगा, है ना? मैं फंस गया। मेरा पहला ख्याल यही था। क्लोई ने मुझे बहुत पहले पहचान लिया होगा। संयोग से यह सीन फीमेल लीड के लंबे समय बाद मेल लीड से किए गए दिल से कन्फेशन के बारे में था। एक पल के लिए मैं सन्न रह गया, यह सोचकर कि क्या ये वही शब्द थे जो वो मुझसे कहना चाहती थी। पर यह कैसे हो सकता था? असली क्लोई ने मुझसे कभी कोई रोमांटिक बात नहीं कही थी। टेक के बाद डायरेक्टर ने मुझे थम्स अप दिया। ईथन, तुम में वाकई टैलेंट है। तुम्हारा एक्सप्रेशन बिल्कुल सटीक था। क्या मुमकिन था कि हम दोनों सिर्फ खुद को ही जी रहे थे? अगले कुछ सीन्स के लिए क्लोई ने खास तौर पर मुझे अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाने की मांग की। मेरा सिर चकरा रहा था। क्लोई का इतना रसूख था कि डायरेक्टर भी उसे नाराज नहीं कर सकते थे। इस वक्त मुझे चुनना बदले के अलावा और क्या हो सकता था? मुझे प्रोडक्शन असिस्टेंट से प्रमोट करके उसका पर्सनल असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया गया, जिसका मतलब था दिन के 18 घंटे उसके इर्द गिर्द घूमना। लेकिन मेरी ड्यूटी सिर्फ यही नहीं थी। उदाहरण के लिए, जब क्रू को भारी सामान हटाना होता तो मैं बस अपनी आस्तीनें ऊपर करता कि क्लोई मुझे पकड़ लेती। मेरे लिए बोबा चाय लाओ। सिर्फ बोबा ही नहीं, वो ढेरों स्नैक्स का ऑर्डर भी देती। डिलीवरी सर्विसेज मौजूद थीं, लेकिन वो जिद करती कि मैं खुद जाकर लेकर आऊं। सच कहूं तो मेरे साथी जलते थे कि मुझे बाहर घूमने के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जब तक मैं स्नैक्स लेकर लौटता क्लोई की भूख खत्म हो चुकी होती। क्लोई के साथ इस तरह एक हफ्ता काम करने के बाद मेरा वजन बढ़ गया था। धीरे धीरे मेरे साथियों को भी उत्सुकता होने लगी। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें तंग करने के लिए ये सब मंगवाती है? नहीं, लेकिन वो तुम्हारे साथ बहुत उदार है। क्लोई अपनी सख्ती के लिए जानी जाती है और उसकी कंपनी इस फिल्म में इन्वेस्टर है। उसने बाकी हर एडी को डांटा है, पर तुम्हें एक बार भी नहीं। यह सच नहीं है। मैं बस खुश हूं कि वो मुझे टॉर्चर नहीं कर रही है। मैंने साफ इनकार कर दिया।
सेठ की ये गपशप आखिरकार लियाम हेज के कानों तक पहुंची। वो मुझे खरी खोटी सुनाने भागा आया। तो तुम क्लोई के नए असिस्टेंट हो। मैं खुद को सही करने से नहीं रोक पाया। दोस्तों, प्रॉम्प्ट 67 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर ये वीडियो किसी फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो इन सबको अनफॉलो मारो। दोबारा रीअपलोड नहीं करूंगा। प्लीज यार, ऐसे फेसबुक पेजेस को अनफॉलो करो, असली प्रॉम्प्ट 67 को सब्सक्राइब करो। सॉरी भाई। असिस्टेंट डायरेक्टर, तुम बहुत छोटे हो, क्या तुम यह काम संभाल भी पाओगे? मिस्टर हेज, कृपया किसी को उसकी शक्ल से जज न करें। लियाम मुझे एक पल तक घूरता रहा। क्या मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है? आप शायद गलत समझ रहे हैं। मुझे इस अमीर लड़के के साथ पुरानी यादें ताजा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और मैं अपना काम निपटाने लगा। लियाम ने फुफकारा, मैंने तुम जैसे कई क्रू मेंबर्स देखे हैं। यह मत सोचो कि क्लोई के थोड़े ध्यान देने से तुम तरक्की कर लोगे। मेरी सलाह है कि अपनी औकात में रहो, वरना तुम्हारा दिल टूट जाएगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम क्लोई के पुराने बॉयफ्रेंड जैसे दिखते हो। लियाम ने यह कहा और फिर मेरे रिएक्शन का इंतजार किया। उसे शायद लगा होगा कि मैं हैरान या परेशान हो जाऊंगा, लेकिन मैंने बस उलझन भरी नजरों से उसे देखा। और वो तुम्हें यह रोल सिर्फ इसलिए दे रही है क्योंकि वो तुम्हें किसी और की जगह इस्तेमाल कर रही है, इसलिए नहीं कि वो सच में तुम्हें अहमियत देती है। क्लोई उस लड़के से नफरत करती है तो ज्यादा हवा में मत उड़ो। मैंने अपना काम छोड़ा और मुस्कुरा दिया। अगर वो उससे इतनी नफरत करती है तो वो किसी सब्स्टिट्यूट को क्यों ढूंढेगी? यह विरोधाभासी है। लियाम के पास कोई जवाब नहीं था। उसके जाने के बाद मेरी धड़कनें शांत नहीं हो पा रही थीं। क्लोई मुझसे नफरत करती थी, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही था। उस रात क्लोई ने मुझे अचानक मैसेज किया और दवा मंगवाई। लीड एक्ट्रेस को नाराज न करने के उसूल का पालन करते हुए मैं दवा लेकर उसके कमरे में गया। मुझे लगा वो मजाक कर रही है, लेकिन वो वाकई बीमार थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। क्या हुआ? पेट में दर्द है। तुम्हारी असिस्टेंट कहाँ है? वह शहर गई है और समय पर वापस नहीं आ पाएगी। अजीब है, क्लोई को पेट की समस्या कभी नहीं होती थी। तुम्हारे पेट को क्या हुआ? मैंने अपने गैप ईयर के दौरान ठीक से खाना नहीं खाया था। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मेरे लिए कोई खाना नहीं बचाता था। उसने आधी झुकी हुई आंखों से मेरी ओर देखा। मुझे याद आ गया कि जब वह मेरे फर्श पर सोती थी तो मैं हमेशा उसके लिए अपने खाने का एक हिस्सा बचा कर रखता था। जब तक मैं अपना होमवर्क खत्म करता, वह हर आखिरी निवाला खा चुकी होती थी। वह कहती थी कैफेटेरिया का खाना बहुत खराब होता है। वही जिद्दी अंदाज। मैंने देखा कि उसकी मेज पर गर्म खाने का बड़ा प्रसार लगा था। यह अभी आया है, लेकिन मेरे पेट में इतना दर्द है कि मैं खा नहीं सकती। कितनी बर्बादी है। मैं क्रूज बॉक्स मिल से तंग आ चुकी हूं। मैंने बुदबुदाया तो उसने बेपरवाही से कहा, तुम ही खा लो। इसे छोड़ना बर्बादी है। अगर तुम नहीं खाओगे तो मेरे लिए इसे फेंक देना। मैंने डिस्पोजेबल चॉपस्टिक्स तोड़ी और मेज पर बैठ गया। मैं चुपचाप खाता रहा और कमरा शांत था। मुझे लगा क्लोई सो गई है, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा तो वह चेहरे पर मुस्कान लिए मुझे देख रही थी। जैसे ही हमारी नजरें मिली, उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह उस जानी पहचानी उदासी ने ले ली, जैसे पूरी दुनिया ने उसके साथ अन्याय किया हो। वह बिल्कुल नहीं बदली थी। हम अपनी सामान्य खामोशी में बैठे रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। जैसे ही मैं जाने वाला था, क्लोई अचानक बोल पड़ी, लियाम और मेरे बीच कुछ नहीं चल रहा है। कभी नहीं था, न भी है और न कभी होगा। मैंने शिष्टाचार में सिर हिला दिया। लेकिन मिस वेंस, मुझे परवाह नहीं है। उसे एक वाक्य ने उसका मूड कई दिनों तक खराब रखा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी शूटिंग खत्म होने वाली थी। लेकिन शूटिंग खत्म होने से कुछ दिन पहले एक बड़ा हादसा हो गया। हम एक हवादार दिन नाव पर एक सीन फिल्मा रहे थे। साउंड मिक्सर को वॉशरूम जाना था, इसलिए मैंने उसकी जगह ले ली। मैं डेक के किनारे खड़ा था और खुद से भी लंबा बूम माइक पकड़े हुए था। मैं थोड़ा अस्थिर था, इधर उधर डगमगा रहा था। तेज हवा का झोंका आया, मेरा पैर फिसल गया और मैं नाव से नीचे गिर गया। मेरे नीचे एक झील थी, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता था। उस अफरा तफरी में मैंने एक हताश चीख सुनी। रेन क्लोई मेरे पीछे ही कूद पड़ी थी। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया, जैसे वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैं एक अनजान कमरे में जागा। नाइट स्टैंड पर एक हाथ से लिखा नोट था, यह मेरा घर है, स्टूडियो से दूर नहीं। मैंने तुम्हारे बीमार होने की सूचना दे दी है, इसलिए कुछ दिन आराम करो। अगर तुम्हें कपड़े बदलने हैं तो वॉक इन कोठरी में पुरुषों के नए कपड़े रखे हैं। वह लिखावट साफ तौर पर क्लोई की थी। कई कलाकार प्रोडक्शन स्टूडियो के पास संपत्ति रखते हैं और क्लोई भी उनमें से एक थी। मैंने अखबारों में पढ़ा था कि वह ज्यादातर समय यहीं रुकती है। घर एकदम बेदाग था। मैं कोठरी में गया और पहली चीज जो मेरी नजरों में आई वह एक काली छतरी थी। यह वही छतरी थी जिसे मैंने बरसों पहले उसके सिर पर पकड़ा था। यह पुरानी और सस्ती थी, लेकिन उसे उसकी कोठरी के बीचों बीच रखा गया था। मुझे अचानक वह मूसलाधार बारिश का दिन याद आ गया जब मैंने उसे तूफान से बचाने के लिए उस छतरी का इस्तेमाल किया था। क्लोई मुझे भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं मुझे उसे देखने की हिम्मत कहां से मिली कि मैंने उसकी आस्तीन ऊपर उठाई और उसके जख्मों को चेक किया। वह मुझे गाली देना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक लिया। ज्यादा बुरा नहीं है,
तुम्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रुको, मैं दवा लेने जा रहा हूं, मैं जल्द वापस आऊंगा। उसने छतरी मेरे हाथ में थमा दी, बस जाओ। 10 मिनट बाद मैं दवा और कुछ खाना लेकर वापस आया। बारिश में मैं पूरी तरह भीग चुका था। वह बस खामोशी से मुझे घूरती रही। उस दिन के बाद से क्लोई ने कभी मुझसे कोई कठोर शब्द नहीं कहा। मुझे बाद में पता चला कि वह कितनी हैरान थी। उसके जीवन में कोई भी कभी उसे छोड़कर वापस नहीं आया था। मैं पहला था। मेरी यादों का सफर खत्म हुआ, मुझे कपड़े मिल गए और मैंने धीरे धीरे बदलना शुरू किया। इससे पहले कि मैं शर्ट पहन पाता, कोठरी का दरवाजा झटके से खुल गया। क्लोई और मैं एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखते रह गए। वह तुरंत पीछे हट गई। जैसे ही मैंने कपड़े पहने उसने कहा, तुम बहुत चुप थे, मुझे लगा तुम फिर चले गए। मैंने जवाब दिया, इतनी आक्रामक मत बनो। क्लोई एक पल के लिए जम गई और उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। ये शब्द कभी जादू की तरह काम करते थे। जब भी क्लोई गुस्सा होती मैं धीरे से कहता, इतनी आक्रामक मत बनो। मैं हैरान था कि यह आज भी काम कर गया। मैंने अभी तुम्हें दोषी भी नहीं ठहराया है। तुम बिना दस्तक दिए कोठरी में क्यों आई? मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर हो। उसने कहा। उसका चेहरा लाल हो गया। मैंने कुछ नहीं देखा। अगर तुम नाराज हो तो मैं माफी मांग सकता हूं। मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि अपने कठोर और जिद्दी व्यक्तित्व के बावजूद क्लोई कुछ मामलों में आश्चर्यजनक रूप से मासूम थी। यह ठीक है, मैंने थकान में और बिना सोचे कहा। ऐसा तो नहीं है कि तुमने पहले नहीं देखा है। मेरे मुंह से शब्द निकलते ही मुझे एहसास हुआ कि वे गलत थे। यकीनन क्लोई ने अपने होंठ भींच लिए और उसके चेहरे से लेकर गर्दन तक लाली फैल गई। मैंने बात बदल दी। क्या आज तुम्हारे कोई सीन नहीं है? आज के लिए मेरा काम खत्म हो गया। मैं थोड़ा दलिया बनाने जा रही हूं। तुम्हें थोड़ी देर में अपनी दवा लेनी चाहिए। झील में गिरने के कारण मुझे सर्दी लग गई थी। जब क्लोई दलिया लेकर आई तो उसने एप्रन पहन रखा था। मैं उसे घूरने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम एप्रन में बहुत सौम्य लग रही हो। क्या कहा तुमने? मैंने कहा, शुक्रिया। क्लोई की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसका स्वर अभी भी कठोर था। पूरा खत्म करो। खाना बर्बाद नहीं करना। तुम और क्या खाना चाहती हो? शायद मैं तुम्हारे लिए बना सकती हूं। अपने आप को परेशान मत करो। तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। कल सुबह मेरा कोई सीन नहीं है, इसलिए मैं आज रात सेट पर वापस नहीं जा रही हूं। मेरे पास सामग्री तैयार करने का समय है। साथ ही तुम आज रात यहीं सो रहे हो। मैं गेस्ट रूम में चली जाऊंगी। गेस्ट रूम में एक्स्ट्रा बिस्तर नहीं है। तुम बीमार हो, इसलिए बिस्तर पर रहो और चीजें मुश्किल करना बंद करो। क्लोई ने फर्श की तरफ इशारा किया। हमेशा की तरह मैं फर्श पर सोऊंगा। आधी रात को मेरा बुखार फिर बढ़ गया। क्लोई मुश्किल से सोई, बीच बीच में मेरे माथे पर तौलिया बदलती रही। जब आपको तेज बुखार होता है तो आप चीजें देखने लगते हैं। उन दिनों में मुझे लगा कि मैं वापस उस छोटे से बेसमेंट में हूं। क्लोई फर्श पर सोती थी। हमारे बीच कई फीट की सावधानीपूर्वक दूरी रखती थी, जैसे किसी शख्स से बचने के लिए। एक छोटी मेज हमें अलग करती थी। जब मैं देखता तो मुझे बस उसकी सुडौल पीठ दिखाई देती थी। एक बार क्लोई बीमार पड़ गई, लेकिन उसने छिपाने की कोशिश की। मुझे आधी रात को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और पाया कि उसका माथा तप रहा है। मुझे बुखार की दवा मिली और मैंने ठंडे कपड़े से बार बार उसका चेहरा पोंछा। उसने अचानक हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। इतनी कसकर पकड़ा कि जैसे वह डरती हो कि मैं चला जाऊंगा। वह सोने के बाद ही उसने मेरा हाथ छोड़ा। ग्रेजुएशन से पहले हम उससे ज्यादा करीब कभी नहीं हुए थे। ज्यादातर समय हम अजनबियों की तरह थे। स्कूल के गलियारों में बिना एक शब्द बोले एक दूसरे के पास से गुजर जाते थे। मैंने पूरी रात धुंध में बिताई। जब मैं अगले दिन उठा तो क्लोई जा चुकी थी। उसे कुछ रीशूट के लिए वापस सेट पर बुलाया गया था, लेकिन मेज पर ताजा खाना रखा था। बिल्कुल बीच में चॉकलेट की एक बार थी, सबसे महंगी वाली। मैं खाना खा ही रहा था कि कोई अंदर आया। मुझे लगा वह क्लोई है, लेकिन वह एक महिला थी जिसे मैं नहीं जानता था। हालांकि मैंने उसे पहचान लिया। वह क्लोई की एजेंट और सबसे अच्छी दोस्त थी। एजेंट बस मुझे हतप्रभ होकर घूरती रही। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। मैं सेठ से बस एक असिस्टेंट डायरेक्टर हूं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे बस रेन बुला सकते हो। वह लगभग उछल ही पड़ी। तुम वही रेन हो? उसने अचानक एहसास के साथ मुझे देखा। तुम वही हो। क्या हुआ? मेरी उलझन देखते हुए उसने जारी रखा, क्लोई तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गई थी। जब वह तुम्हें नहीं ढूंढ पाई तो उसने पूरी तरह हार मान ली। वह न खाती थी न सोती थी और उसने जिंदगी के निचले स्तर को छू लिया था। अब जब उसने तुम्हें ढूंढ लिया है तो उसे आखिरकार शांति मिलेगी। 7 साल हो गए हैं। वह आखिरकार खुद को तड़पाना बंद कर सकती हैं। तुम मजाक कर रही हो। हमने सिर्फ 3 महीने डेट किया था। मैंने इतना भी यादगार काम नहीं किया होगा। तुम यादगार कैसे नहीं थे? क्या तुम्हें पता नहीं कि उसने तुम्हारे लिए ही एक्टिंग शुरू की? उसे तो बचपन से ही इस प्रोफेशन से नफरत थी। घरवाले चाहते थे वो चाइल्ड स्टार बने, पर उसने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन जैसे ही तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ, उसने अचानक ऐलान कर दिया कि उसे एक्ट्रेस बनना है। उसने कहा था कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें फिल्में बहुत पसंद थीं, और अगर वो स्टार बन गई तो वो सबसे बड़े और ऊंचे मंच पर खड़ी हो सकेगी, जहां से तुम उसे देख पाओ। मैं तो दंग रह गया था। यह सच था। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने उससे बातें शुरू की। क्लोई, क्या तुम सो रही हो? नहीं, मैंने आज एक फिल्म देखी।
द शॉशैंक रिडेम्पशन। वह कमाल की थी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं भी कभी फिल्में बनाना चाहती हूँ, पर वो तो बहुत महंगी होती हैं, है ना? बुरी बात है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। फिल्म बनाना उतना भी महंगा नहीं है। मुझे लगा वो नादानी में ऐसी बातें कर रही है, तो मैंने बात वहीं खत्म कर दी। पर सच तो ये है कि उसे सब कुछ याद था। एजेंट की आंखों में नमी आ गई। तुम्हें जिंदगी भर याद रखने के लिए उसे सिर्फ 3 महीने लगे थे। उस दोपहर क्लोई वापस आई। उसने अपने एजेंट से पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? तुम शूटिंग करने वाली हो? तो मैं यहाँ सफाई करने आई हूँ, रहने भी दो, तुम जा सकती हो। और सुनो, मैं कुछ समय के लिए ब्रेक ले रही हूँ। कोई भी नया प्रोजेक्ट साइन मत करना। एक लड़के के लिए अपनी सहेलियों को छोड़ रही हो? याद है जब तुम्हें वो नहीं मिल रहा था, तुम मेरे सामने कैसे फूट फूट कर रो रही थी। क्लोई ने झेंपते हुए उसकी बात काटी। मेरे बॉयफ्रेंड के सामने ऐसी बातें मत करो। मैंने उसे सुधारा। एक्स बॉयफ्रेंड। तुमने मुझे कभी सामने से ब्रेकअप के लिए नहीं कहा था, तो यह ब्रेकअप नहीं माना जाएगा। मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था। पढ़ने के बाद मैंने उसे फेंक दिया था। क्या पता वो तुमने खुद लिखी भी थी या नहीं। तनाव बढ़ते देख एजेंट चुपके से वहां से खिसक गई। क्या उस चिट्ठी को पढ़कर तुम्हें गुस्सा नहीं आया था? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगी। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। और वैसे भी अगर तुमने ऐसा किया होता तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं न्यूज में देख लेती? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। क्लोई फल धोने चली गई और मैंने बात जारी रखी। ब्रेकअप के लिए सिर्फ एक इंसान की रजामंदी काफी है। तुम मानो या न मानो, हमारा रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। क्लोई का शरीर तन गया। वो घूमकर मेरे सामने खड़ी हो गई। तो मैं फिर से तुम्हारा पीछा करूंगी, कोई फायदा नहीं है। क्लोई, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या इसलिए कि मैंने तुमसे झूठ बोला और अपनी असलियत नहीं बताई, या फिर लियाम की वजह से? और मैंने चीजें साफ तरीके से नहीं समझाई। ये सब कुछ भी है और कुछ भी नहीं है। क्लोई, हम दोनों अलग दुनिया से हैं। जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं। कमरा शांत हो गया। पता नहीं कितनी देर बीत गई, पर जब उसने दोबारा बोला तो उसकी आंखें लाल थीं और आवाज में दर्द था। तो फिर मैं जबरदस्ती करूंगी। मैंने क्लोई की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। फिल्म पूरी होने के बाद मैं अपने गृहनगर वापस चला गया। मेरी आंटी का पुराना घर तोड़ा जाने वाला था और उन्होंने मुझे फर्नीचर हटाने में मदद के लिए बुलाया था। भले ही उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को ही तरजीह दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे पाला था और मैं एहसान फरामोश नहीं बनना चाहता था। रास्ते में मैं अपने पुराने हाई स्कूल के पास से गुजरा। कैंपस को कुछ साल पहले ही रिनोवेट किया गया था और वह बिल्कुल बदल चुका था। मैं थोड़ी देर गेट पर खड़ा रहा, तभी किसी ने अचानक मुझे पुकारा। अरे तुम मुझे याद है, तुम वही हो। मेरे ही उम्र की एक महिला केयरटेकर के ऑफिस से बाहर आई। तुम इसी स्कूल में पढ़ते थे, है ना? मुझे याद है, तुम क्लोई वेंस के साथ उसी क्लास में थे। मैंने सिर हिलाया। मेरी अक्सर क्लोई के साथ लड़ाई हो जाती थी। वैसे आज तुम अकेले क्यों हो? क्लोई कहाँ है? क्या वो हमेशा तुम्हारे पीछे नहीं घूमती थी? मैं दंग रह गया। मेरे पीछे? हाँ, शाम की पढ़ाई खत्म होने के बाद क्लोई हमेशा तुम्हारे पीछे चलती थी और तुम्हें घर तक जाते देखती थी। तुम्हें पता नहीं था? क्या यह सच हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हुआ। उस महिला ने अपनी बात जारी रखी। वो हमारी लड़ाई के वक्त की बात है। वो अचानक बीच में ही चुप हो गई। उसने कहा कि स्टडी हॉल खत्म हो गया और उसे स्कूल वापस जाना है। मुझे यह अजीब लगा। मैंने उसका पीछा किया। मैंने उसे गेट पर इंतजार करते देखा जब तक तुम बाहर नहीं आए। फिर उसने तुम्हें घर तक फॉलो किया और वापस आकर मुझे ढूंढा। मुझे बाद में पता चला कि उसे डर था कि उसके दुश्मन तुम पर हमला ना कर दें, इसलिए वो सुनिश्चित करना चाहती थी कि तुम सुरक्षित हो। उस महिला ने कोने में खड़े एक पेड़ की ओर इशारा किया। वो अक्सर वहीं खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार करती थी। 17 साल की क्लोई को काले कपड़े पसंद थे। हमेशा अंधेरे में घुल मिल जाती थी। जैसे ही हवा से पत्ते सरसराने लगे, मुझे लगा जैसे वो अभी भी वहीं खड़ी है। मेरी आंटी ने मुझे जल्दी आने के लिए बुलाया। जब मैं पहुंचा तो वे बेसमेंट खाली कर रहे थे। जिस बिस्तर पर मैं सोया था, जिस डेस्क का मैंने इस्तेमाल किया था, सब बाहर ले जाया जा रहा था। एथन, मुझे कुछ मिला है, जल्दी आओ। उन्होंने फर्श के एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस पर हर जगह तुम्हारा नाम लिखा है। वो वही लड़की थी ना जो बाद में फिल्म स्टार बनी? आपको कैसे पता? अरे वो मुझसे मिलने आई थी। कब? क्या तुम्हें याद है? मुझे एक बार यहाँ कुछ मिला था और मैंने तुम्हें बहुत डांटा था। तुम उस वक्त बहुत जिद्दी थे। सच में तुमने सच बताने से इनकार कर दिया और जिद करते रहे कि वो तुम्हारा है। पर मुझे पता था तुम वैसे बच्चे नहीं हो। मेरी आंटी वो पुरानी यादें ताजा कर रही थी। जिस दिन मैंने तुम्हें डांटा था, वो लड़की खिड़की के ठीक बाहर खड़ी थी। उसने सब देख लिया था। बाद में वो मुझसे अकेले में मिली, मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई और मुझसे तुम्हें न डांटने की मिन्नतें करने लगी। मैंने अपनी कमीज मुट्ठी में पकड़ ली। मेरी सांसें रुकने लगीं। मुझे डर था कि वो तुम पर बुरा असर डालेगी, इसलिए मैंने उसे दोबारा यहां सोने से मना कर दिया था। तो ये सब हुआ था। दूसरे साल के अंत के करीब क्लोई का यहां आना बंद हो गया। उसने मुझसे कहा था कि उसे रहने की जगह मिल गई है, पर सच तो यह है कि वो बस मुझे परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। फर्श पर खुदे पुराने निशान क्लोई की उन बेख्वाब रातों की गवाही दे रहे थे। उसने कभी लफ्जों में नहीं कहा, पर अपने दिल में उसने हजारों बार मेरा नाम पुकारा था।
घर तोड़े जाने से एक दिन पहले मैं आखिरी बार स्कूल गेट से आंटी के घर तक उसी पुराने रास्ते पर चला। छोटी सी सड़क घने पेड़ों की छांव में दबी हुई थी। रास्ते के अंत में मुझे वो छोटी सी बेसमेंट की खिड़की दिखाई दी। जैसे किसी ने इशारा किया हो, मैंने अपना सिर घुमाया। क्लोई सड़क के दूसरी तरफ मास्क पहने खड़ी थी। 20 मिनट बाद हम उस पुराने डिनर में बैठे थे जहां हम अक्सर आते थे। शूटिंग खत्म होने के बाद से मैंने उसकी कोई कॉल नहीं उठाई थी, पर मुझे पता होना चाहिए था कि वो मुझे ढूंढ लेगी। डिनर के बगल में ही वो पुराना पूल हॉल था। लोगों को आते जाते देखकर मुझे अचानक एक जवाब चाहिए था। क्लोई, उस गर्मी में मैं तुम्हें ढूंढने यहाँ आया था। तुम बहुत चिढ़ी हुई थी और तुमने मुझे जाने के लिए कहा। क्या तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द हुआ था? क्लोई एक पल के लिए हैरान रह गई। मैं चिढ़ी नहीं थी, मैं डर गई थी और परेशान थी। वो पूल हॉल एक बुरी जगह है और जिन लोगों के साथ मैं थी वो अच्छे नहीं थे। वो लड़कियां मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थीं और जब तुम वहां पहुंचे तो मुझे लगा वो तुम पर हमला कर देंगी। क्लोई की भौहें तन गईं और उसने सावधानी से समझाया, मुझे माफ करना, मैं इतनी घबराहट में थी कि तुम्हें गलतफहमी हो गई। तभी वेटर ने हमारा नाम पुकारा। मैंने क्लोई से आते हुए पानी की बोतल लाने को कहा। उस छोटे से पल में वो गायब हो गई। कुछ औरतों ने मुझे घेर लिया। है हैंडसम, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? वो खाना खाते समय मास्क क्यों पहन रही है? क्या वो बीमार है या क्या? मैंने उन्हें एक ठंडी नजर से देखा। दफा हो जाओ। हाँ, कितने गुस्सैल हो। क्या तुम जानते हो हम यहाँ कौन हैं? ग्रुप की लीडर ने मुझे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। अगले ही पल वह दर्द से चिल्ला रही थी। मैंने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली थी। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। तभी क्लोई वापस आ गई। वो नहीं उठाता, पर मैं उठाती हूँ। क्लोई ने पूरी तरह से अपना नकाब उतार दिया। उसका पब्लिक वाला रूप गायब हो गया और वो अब एक खतरे की तरह दिख रही थी। मैं दंग होकर उसे देख रहा था। यह वही थी। मेरी जानी पहचानी क्लोई वापस आ गई थी। मुझे शक नहीं था कि वो उन चारों को अकेले संभाल सकती है, पर मुझे उसे रोकना था। अब उसकी जो साख थी वो किसी लड़ाई में नहीं पड़ सकती थी। लेकिन क्लोई जिद्दी थी। वो उन 4 औरतों को घूर रही थी, इंसाफ के लिए तैयार। चलो भी क्लोई, इतनी आक्रामक मत बनो, मैंने उसका हाथ खींचते हुए कहा। क्लोई तुरंत ठिठक गई, जैसे शांति की कोई लहर उस पर छा गई हो। उसका सारा गुस्सा पल में गायब हो गया। उसके चेहरे की सख्ती पिघल गई। ठीक है, जाने भी दो। क्लो भागते हैं। क्लो ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और हम दौड़ पड़े। हम सड़कों और भीड़ के बीच से बिना थके दौड़ते रहे। धड़कन की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, धक धक। आखिरी बार वो धड़कन उस जवानी की आहट की वजह से थी, जो उसी ने दी थी, और इस पल वो फिर से वही जिद्दी लड़की लग रही थी। हम भागते हुए मेरी आंटी के घर पहुंचे और बेसमेंट में घुस गए। वो अब पूरी तरह खाली था। अगले दिन तोड़े जाने का इंतजार कर रहा था। वहां कोई रोशनी नहीं थी, बस चांदनी छनकर आ रही थी। रेन। हम दोनों ने एक साथ बोलना शुरू किया। फिर तय हुआ कि मैं पहले बोलूंगा। क्या तुम वाकई मुझे रोज घर छोड़ने आती थी? हाँ। मेरा मिजाज उन दिनों बहुत खराब था और मेरे काफी दुश्मन बन गए थे। मुझे चिंता थी कि तुम अकेले चलते हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताने लायक क्या था? उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेना था, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना था। बाकी सब मैंने संभाल लिया। मैंने फर्श पर बनी नक्काशी की तरफ इशारा किया। तो इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं एक पल के लिए दंग रह गया। तुमने कभी नहीं कहा। जब हम 18 के थे, क्लो ने नजरें झुकाकर धीरे से कहा, क्योंकि तब मुझे कहना नहीं आता था। क्लो का अतीत उलझा हुआ था। माता पिता थे, पर ऐसा था कि मानो न हो। एक ठंडे और दूरदराज परिवार में पली बढ़ी। किसी ने उसे प्यार करना या जताना नहीं सिखाया था। उसे लगा कि मेरे साथ रहना और पैसे खर्च करना ही इकरार था। जब मैंने इकरार किया तो वो असल में खुश थी, पर उसे प्यार पाने या करीब रहने की आदत नहीं थी, इसलिए वो निष्क्रिय दिखती थी। क्लो ने आईने में आई लव यू बोलने का अभ्यास किया था, पर वो अजीब लगता और शब्द निकलते नहीं थे, इसलिए उसने उन्हें लिखकर रख लिया। उसने दूसरी लड़कियों की तरह 1000 पेपर क्रेन बनाना सीखा, हर एक के अंदर आई लव यू लिखकर मेरे जन्मदिन पर देने की योजना बनाई थी, पर वो दिन कभी नहीं आया। बाद में एक्टिंग के जरिए और पर्दे पर अलग अलग जिंदगियां जीकर वो आखिरकार खुद को जताना सीख गई, पर जिससे वो कहना चाहती थी वो जा चुका था। खामोशी के बाद मैंने पूछा, तो लियाम का क्या? क्लो ने अपना सिर हिलाया। मैं उसके साथ अच्छी थी क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। क्या बचपन में मेरे माता पिता ने मुझे नजरअंदाज किया, पर वो हमेशा खेलने आता था। एक बार मुझे तेज बुखार था और वो सबसे पहले जिसने नोटिस किया। वो रोया और इतना शोर मचाया कि बड़ों ने ध्यान दिया और जाना कि मैं बीमार हूं। डॉक्टर ने कहा कि अगर और देर हो जाती तो दिमाग को नुकसान हो सकता था। अतीत याद करते हुए क्लो ने खुद पर हंसते हुए कहा, उसके बाद मैंने वादा किया कि मैं उसे सगे भाई की तरह मानूंगी, और इन सालों में मैंने उसे उसी तरह देखा। पर उस गर्मी कुछ और भी हुआ था। लियाम ने मुझे धमकाया। उसने कहा, अगर मैंने साथ नहीं आने दिया तो वो मेरे माता पिता से झूठ बोलेगा ताकि वो तुमसे नफरत करें। माता पिता हमेशा उस पर भरोसा करते थे। अगर वो बात को बढ़ा चढ़ाकर बताता तो तुम्हारे लिए बुरा होता। मुझे भरोसा नहीं था कि मेरे माता पिता तुम पर गुस्सा नहीं निकालेंगे। हो सकता है वो अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके तुम्हें कॉलेज से ही बाहर निकलवा देते।
सब कुछ समझ में आ गया। तो इसीलिए तुमने मुझे उससे न उलझने को कहा था। हाँ, क्लो समझ गई कि मैं किस वाकई की बात कर रही थी। जब लियाम ने कहा कि तुमने उसे धमकाया है तो मैंने एक शब्द भी नहीं माना। मैं बस चाहती थी कि तुम्हारा उससे कोई संपर्क न रहे, बात भी न हो। तुम्हें सुरक्षित रखने का बस यही तरीका था। वो उदास दिखी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इससे इतनी गहरी गलतफहमी पैदा होगी। तुम मुझसे सीधे पूछ सकती थी। सब कुछ याद करके मैं जज्बाती हो गया। उसे प्यार जताना नहीं आता था, पर क्या मुझे आता था? नहीं, मुझे भी नहीं आता था। माता पिता द्वारा त्यागे जाने ने मुझसे सवाल पूछने का साहस छीन लिया था। मेरी दुनिया में तारीफ पाने और फिर से त्यागे जाने से बचने का एक ही तरीका था कि मैं परफेक्ट रहूं, पढ़ाई और मेहनत में सबसे आगे। तो क्लो के मामले में मैं उससे सवाल पूछने या गुस्सा करने के बजाय खामोशी में जलना बेहतर समझता था। प्यार करना न जान पाना एक ऐसी बीमारी थी जो हम दोनों में थी। चांदनी मेरी त्वचा पर ठंडी लग रही थी। एक आखिरी चीज थी जो मुझे स्पष्ट करनी थी। तुम्हारे माता पिता ने मेरे विदेश जाने का खर्च उठाया था। मुझे लगा मैं मना कर सकता था, पर शायद विदेश में पढ़ाई का यह मेरा इकलौता मौका था। मैं स्वार्थी था, मैं समझती हूँ, क्लो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रेन, तुम बहुत भले हो। काश तुम थोड़े और स्वार्थी होते ताकि ये दुनिया तुम्हें चोट न पहुंचा सके। अब से मैं भी अपने करियर पर ध्यान दूंगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम एक ऑस्कर विजेता हो जिसका भविष्य असीमित है। तुम मुझे क्यों फॉलो करोगे? एक्ट्रेस बनना भी तुम्हारी वजह से ही था, पर हमने सिर्फ 3 महीने डेट किया था। पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार 3 महीने से कहीं ज्यादा है। क्लो एक कर्मठ महिला थी। गलतफहमियां दूर होने के अगले दिन उसने ट्विटर पर मुझे टैग करते हुए हमारे बारे में पोस्ट कर दिया। एक जीवन के लिए 3 महीने पोस्ट से साइट क्रैश होने वाली थी। मुझे डर था कि उसके माता पिता उसे फिर परेशान करेंगे, पर मेरा डर गलत था। क्लो 25 की थी अब। अगर वो असहमति जताते तो क्या कर लेते? उसके व्यक्तित्व के आगे उनका कोई काबू नहीं था। शायद 7 साल पहले भी वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े थे। मैं बस अपनी असुरक्षा के आगे हार मान बैठा था। क्लो के ऐलान के बाद कोई और ट्रेन करने लगा। उसी दिन एक गुस्से से पागल लियाम हेस ने मुझे ढूंढ लिया। मुझे पता था मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तुम रेन हो, है ना? तो क्लो से फौरन ब्रेकअप कर लो। वो जिससे शादी करने वाली है वो मैं हूं। मैंने बोलने के लिए मुंह खोला लेकिन रुक गया। क्लो आ चुकी थी और उसके पीछे खड़ी थी। लियाम अपना प्रलाप जारी रखा। क्या तुमने देखा ऑनलाइन क्या कहा जा रहा है? वे तुम्हें लालची कह रहे हैं, जिसने मुझे और क्लो को अलग कर दिया। अगर अपनी नौकरी नहीं गंवानी है तो उससे ब्रेकअप करके मुझे वापस कर दो। हमारा क्या रिश्ता है? यह मेरे लिए नई खबर है। क्लो की आवाज बीच में आई। लियाम बौखला गया। क्लो, तुम इस गरीब बच्चे को दोबारा कैसे बेवकूफ बनाने दे सकती हो? जुबान संभालो, क्लो ने चेतावनी दी, मेज पर हाथ पटकते हुए। तुमने कहा था कि तुम मुझे भाई जैसा मानोगी। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? मैंने तुम्हारे साथ पूरा न्याय किया है। एक भाई को कुछ और बनने का नहीं सोचना चाहिए, वरना हम दोस्त भी नहीं रह सकते। लियाम से पहले कभी किसी ने ऐसे बात नहीं की थी। वो आग बबूला था। क्लो, तुम पूरी तरह उस पर मोहित हो। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। तुम बस देखते रहो, ये लालची का ठप्पा कभी नहीं मिटा पाएगा। सबसे पहली बात, किसी भी शादी के समझौते का कोई लिखित सबूत नहीं है। ये बस हमारे माता पिता का मजाक था, जिसे मैंने सार्वजनिक रूप से कई बार नकारा है। क्लो ने अपनी आंखें सिकोड़ कर कहा। दूसरी बात, अगर तुमने वो कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत की तो आगे जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना, पर यह गरीब बच्चा तुम्हारे काबिल नहीं है। क्लो ने अचानक उसे तरस भरी नजरों से देखा। तुम बस यही बात कर सकते हो कि वो गरीब है। लियाम, क्या तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? बेशक, मैं तुमसे प्यार करता हूं। नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्लो ने बीच में टोका। अगर मेरा उपनाम वेंस ना होता, अगर मेरे पास मशहूर माता पिता ना होते, अगर मैं बस सड़क की एक आवारा लड़की होती, तो क्या तुम तब भी प्यार करते? लियाम ऐसे जम गया जैसे उसने ये सवाल कभी सोचा ही ना हो। अगर तुम मुझे उस बारिश वाले दिन सड़क के किनारे बैठे देखते, तो क्या तुम मेरे सिर पर छतरी रखते? नहीं, तुम मुझे नीच कहकर कोसते। तुम्हें मेरा रुतबा पसंद है, इंसान के तौर पर मैं नहीं। तुम ये भी स्वीकार नहीं कर सकते कि मैं कभी एक आवारा लड़की थी। क्लो मुझे वहां से खींच ले गई। जब मैंने पीछे देखा, लियाम वहीं खड़ा था, पूरी तरह हैरान। मैं सोचता रहा कि क्या उसे आखिरकार समझ आया। एक हफ्ते बाद सुना कि लियाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस तय समय पर हो रही है। क्लो उसे रोक नहीं पाई, पर उसने आने वाले संकट की तैयारी कर ली थी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसी नहीं हुई जैसी हमने सोची थी। कैमरों के सामने एक थका हुआ सा लियाम पूरी तरह सजे धजे रूप में आया। आज मैं एक बात साफ करना चाहता हूं। क्लो वेंस और मेरे बीच कोई शादी का समझौता नहीं है। कमरा गूंज उठा। हर कोई ऑस्कर विजेता के धोखा देने जैसे स्कैंडल की उम्मीद में आया था। क्लो और मैं हमारे परिवार की व्यावसायिक साझेदारी की वजह से साथ पले। वो मुझे भाई मानती है और मैं उसे बहन। सगाई बस एक अफवाह थी जिसे हम में से किसी ने कभी नहीं माना। माता पिता ने अनौपचारिक तौर पर इसका जिक्र किया था, पर यह कभी आधिकारिक नहीं था। मुझे क्लो से कभी प्यार नहीं था और न उसे मुझसे। उम्मीद है सब गलत खबरें फैलाना बंद कर देंगे। जहां तक मेरी बात है, लियाम ने गंभीरता से कहने से पहले पल भर के लिए रुककर कहा, ईथन क्लो का पहला प्यार है।
मैंने उसके साथ अन्याय किया और उसके लिए मैं गहरा खेद व्यक्त करता हूँ। लियाम की माफी के साथ जनमत एक पल में बदल गया। नेटिजन्स ने लियाम के पुराने घमंडी बयान खोज निकाले और वो चर्चा का नया विषय बन गया। अच्छी बात यह थी कि क्लो ने जो पीआर रणनीतियां तैयार की थीं, उनकी अब जरूरत नहीं रही। मैं हैरान था। अचानक ये हृदय परिवर्तन क्यों? क्लो मुस्कुराई। अगर उसने अपना सुर नहीं बदला होता तो हमारे परिवारों के पास चर्चा के लिए कोई बिजनेस डील नहीं बचती। अब क्लोई के हाथ में उसके परिवार की सबसे ज्यादा ताकत थी और पारिवारिक कंपनी भी उसके नियंत्रण में थी। लियाम को उनके बिजनेस पार्टनरशिप के दबाव के आगे झुकने पर मजबूर होना पड़ा था। 6 महीने बाद क्लोई के पिता बीमार पड़ गए और उन्हें रिटायर होना पड़ा। उसकी मां ने घर पर रहकर उनकी देखभाल करने के लिए अपने ज्यादातर काम रद्द कर दिए। दूसरी ओर क्लोई का करियर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। अब बागडोर पूरी तरह उसके हाथ में थी और बड़े बुजुर्गों का उसके फैसलों में दखल देना नामुमकिन हो गया था। नई रोशनी से भरी क्लोई बिल्कुल अलग इंसान बन गई थी। अतीत में उसने जो कुछ खोया था, अब वो उसे भरपाई के साथ पाना चाहती थी। उसका ट्विटर फीड आधी से ज्यादा मेरे बारे में ही रहता था। वो टॉक शोज में भी मेरा जिक्र कर ही देती थी। मैं कभी एक परेशान लड़की थी, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे उस अंधेरे से बाहर निकाला और उम्मीद की एक किरण दिखाई। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे। अगर मैं उसे कहीं न मिलता तो वो घबरा जाती, इस डर से कि मैं उसे फिर छोड़कर चला गया हूं। कभी कभी वो बुरे सपने से जागती तो मुझे कसकर पकड़ लेती और मेरा नाम पुकारती। रैन, दुनिया के लिए वो एक ठंडी और बेरुखी ऑस्कर विजेता थी, लेकिन मेरे साथ वो बहुत प्यार जताती। वो बार बार मेरा नाम लेती और मुझे उस धूल भरी फर्श पर खुदे हुए शब्दों की याद दिलाती। जब हम 27 साल के हुए, क्लोई और मैं अपने पुराने हाई स्कूल गए। जवानी मौसमों की तरह होती है, एक फसल के बाद दूसरी। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो नए होते हैं और ऐसे भी जो प्यार की पहली आहट को संभालना नहीं जानते। हमारी पुरानी क्लासरूम के बाहर एक बड़ा गुलमोहर का पेड़ खड़ा था। हम उसके नीचे खड़े होकर छात्रों के जोर जोर से पढ़ने की आवाजें सुन रहे थे। क्लोई, 7 साल हो गए। क्या होता अगर मैं वापस ना आता? तुम जरूर आते, मुझे पक्का यकीन था। तुम उस बरसात के दिन मेरे लिए वापस आए थे, इसलिए मुझे यकीन था कि तुम इस बार भी लौटोगे। उसकी जिंदगी में मैं इकलौता शख्स था जो उसे छोड़कर गया और वापस लौटा, और अब भी हूं। हम क्लासरूम की खिड़की के नीचे खड़े थे और क्लोई मुझे चूमने के लिए पंजों के बल खड़ी हो गई। रैन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाई स्कूल में मुझे एक आवारा लड़का मिला जिसे कोई नहीं चाहता था। आज उसे ढूंढने का 10वां साल है और हमारी शादी का पहला दिन भी। अगर कभी कोई मुझसे पूछे कि मुझे सबसे बेहतरीन लव लेटर कौन सा मिला, तो मैं कहूंगा कि वो स्कूल से घर तक का वो रास्ता था। वो रातें जो हमने खामोशी में साथ बिताईं और फर्श पर खुदे वो अनकहे शब्द थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।